प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजू सांगवान आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके ऊपर हमारी जो लगभग सारी की सारी जो व्याकरण है वो टिकी होती है और उसमें हम लगभग अपनी सारी व्याकरण को कवर करके चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शब्द। ठीक है, शब्द। देखो बेटा पिछली कक्षा में हमने क्या जाना, पिछली कक्षा में हमने वर्ण को किया था। तो वर्ण को करने के बाद हम जो करेंगे वो हमारा है शब्द या शब्द विचार। ठीक है, जो शब्द होता है बेटा वो क्या होता है, सबसे पहले जो वर्ण आता है, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। और ये क्या है, ये हमारे व्याकरण के अंग होते हैं। ठीक है, वर्ण में हम क्या जानते हैं, हम वर्ण में स्वर और व्यंजन को जानते हैं। शब्द में हम क्या जानते हैं, हम शब्दों को कैसे लिख सकते हैं, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द किसके आधार पर बांटा जाता है, इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करते हैं। और वाक्य हमारी ऐसी इकाई है जिससे हम पूरे वाक्यों में प्रयोग करना उसको सीखते हैं, जिसमें वाक्य की संरचना भी आ जाती है, वाक्य के अंग भी होते हैं। इसको हम बाद में जानेंगे, पहले हम शब्द को देखते हैं। जो शब्द है बेटा हमारा, शब्द किसे कहते हैं, देखो साधारण अर्थों में यदि देखा जाए तो शब्द क्या है, शब्द वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह। सार्थक समूह, देखो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मैं आपके लिए क्यों लिख रही हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा, आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमने पीछे किया था तो उसमें क्या था, वर्ण क्या थे, वर्ण तो एक छोटी सी इकाई थे। तो जो अर्थपूर्ण इकाई होती है वो हमारी शब्द से शुरू होती है। अब जैसे मैं आपको कहूं कम, ठीक है, एक तो ये व्यवस्थित भी है, व्यवस्थित है ना। दूसरा यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या निकल करके सामने आता है, ये निकल करके हमारे सामने आता है। अब कहें कि मैडम ये व्यवस्थित कैसे हुई और अर्थपूर्ण कैसे हुई। देखो बेटा अर्थपूर्ण वो तब तक होगी ही नहीं जब तक वो व्यवस्थित है। ठीक है, व्यवस्थित होगी तभी वो क्या होगी, तभी वो सार्थक हो सकती है। यदि वो व्यवस्थित नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो क्या होता है, कम मतलब थोड़ा। इसकी जगह आप कोई और भी ले सकते हो, क्या, जैसे आपने लिया ग्रहण। ठीक है, ग्रहण को भी यदि आप करके देखते हो तो ग है ना, फिर र है, फिर अ है, फिर है और फिर अ है और लास्ट में हमारा अ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने, ग्रहण। तो ग्रहण का भी क्या अर्थ होता है, मतलब लेना, अर्थ तो यही हुआ ना। तो क्या है बेटा, ये जब तक आपका जो शब्द होता है वो व्यवस्थित है तभी उसका अर्थ होता है और तभी वो क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। और जब वो अर्थपूर्ण होता है तभी वो क्या कहलाता है, तभी वो शब्द कहलाता है। समझ गए ना। हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाता है बेटा, कोई भी आपको शब्द दे दिया जाता है और पूछते निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। अब शुद्ध शब्द बताने के लिए आपको शब्द का ज्ञान होना भी तो आवश्यक है। रटने वाली चीज आप एक बार रट सकते हो, दो बार रट सकते हो, और एग्जाम में यदि उससे भिन्न कोई चीज आ जाती है उस समय आप क्या हो जाते हो, वहीं पे अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हो। नहीं बैठते हो तो बोलना, क्योंकि आपको क्या लगता है, अरे यार मैंने तो वो याद किया था, ये क्या आ गया। तो आपको ध्यान देना है, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूं, यदि आपको एचएसएससी में हिंदी में पूरे नंबर लेने हैं, मेरी कोई भी कक्षा मत छोड़िए, मैं वहां से आपको कवर करवा के चलूंगी और 10 से 12 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। वो करवाने का तरीका मेरा होगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहता है, ये व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है। वर्ण विच्छेद मैं आपको अपनी पिछली कक्षा में करवा चुकी हूं कई बार, और कुछ न पूछ के आपसे वर्ण विच्छेद पूछ लिया जाता है और वर्ण विच्छेद के आधार पर शुद्ध शब्द बताइए। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। वर्ण विच्छेद यदि आपको आता है तो ही आप शुद्ध शब्द को जान पाओगे।
ठीक है। दूसरी बात, आप ये पहचान पाओगे कि भी जो आया है शब्द वो क्या है, व्यवस्थित है। तीसरी बात, अर्थपूर्ण होती है, अर्थ निकालना तो आपको आता ही है। साधारण सा शब्द पूछा जाता है, उसका अर्थ तो आपको पता चल जाता है। इसकी जगह यदि मैं यहाँ पे लिखूं लमक, कोई अर्थ नहीं है, शब्द बिल्कुल गलत है। इसका आप कर सकते हो, वर्ण विच्छेद कर सकते हो। फिर कहोगे कि मैडम वर्ण विच्छेद तो हो जाता है। वर्ण विच्छेद तो हर शब्द का हो जाएगा बेटा, किसी का भी कर लो, परंतु ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है। दूसरा, हमारा सार्थक नहीं है, यानी कि ये अर्थपूर्ण नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हमने सिर्फ कमल से लमक बना दिया और एक शब्द लिख दिया, इसलिए शब्द क्या होगा, हमारा शब्द नहीं कहलाएगा, ये हमारा गलत शब्द हो जाएगा। तो समझे शब्द क्या है? शब्द वो है जहां पर वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा और साथ में क्या होगा बेटा, अर्थपूर्ण इकाई होगी, तो सार्थक अर्थ देगा, तो वो क्या है, हमारा शब्द कहलाता है। अब बताती हूँ कि आगे हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में आता है, और जब बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि मैडम सही कह रहे हैं, ये हमारे एग्जाम में आता है। देखो, सबसे पहले जो होता है, शब्द भेद बोल सकते हो इसको, या फिर शब्द के प्रकार बोल सकते हो, और शब्द को अनेक प्रकार से बांटा जाता है। शब्द को बांटने की जो प्रक्रिया है वो अनेक प्रकार से चलती है, क्योंकि शब्द सिर्फ एक प्रकार से बन ही नहीं सकता। कभी वो उत्पत्ति के आधार पर आया है, कभी वो रचना के आधार पर आया है, कभी वो व्याकरणिक इकाई के आधार पर आया है, और कभी वो अर्थ के आधार पर आया है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या, सबसे पहले हम जो करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत, या फिर क्या और भी होता है, इतिहास, इतिहास के आधार पर, ठीक है। और यहां से जो प्रश्न होता है वो आपका 101% पूछा जाता है, और जब पेपर में आता है तो आप पजल हुए फिरते हो कि मैंने याद नहीं किया, क्योंकि इसके आधार पर कौन से शब्द होते हैं आपके, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये आपके सभी किसके आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, या इतिहास के आधार पर। तीनों बात एक ही है, चाहे आपसे उत्पत्ति पूछे, चाहे आपसे स्रोत पूछे, चाहे आपसे इतिहास पूछे, रहेंगे वही, ठीक है। दूसरा हम जो करने वाले हैं वो क्या है, रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर। संरचना के, इसको व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोल देते हैं, संरचना के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्थ के आधार पर, के आधार पर। और लास्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं व्याकरण प्रकार्य के आधार पर, के आधार पर। अब एक बार बता देती हूँ क्या है, फिर हम शुरू करते हैं हमारे शब्द को। देखो बेटा, सबसे पहले जो उत्पत्ति या स्रोत होता है कि मतलब शब्द आया कहाँ से, ऐसे ही तो शब्द नहीं आ जाता। तो हमें पहले ये देखना होता है कि जो शब्द है वो आया कहाँ से, ठीक है। इसके लिए क्या जानना जरूरी होता है, इसके लिए हमें जानना होता है कि भाई उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कि वो पैदा कहाँ से होकर के आया शब्द। तो जो हिंदी भाषा है वो कहाँ से बनी है, पहले तो हिंदी नहीं थी, तो सबसे पहले क्या थी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत। तो मूल स्रोत क्या है हमारा, मूल स्रोत जो है वो हमारा संस्कृत है ना। और संस्कृत से क्या आई, वैदिक संस्कृत आई। क्या आई, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अब यहां से क्या आई, यहां से आई बेटा हमारी लौकिक संस्कृत। क्या आई, लौकिक संस्कृत। और फिर हमारी पाली आई, और फिर हमारी प्राकृत आई, और फिर हमारी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश। और लास्ट में चल करके क्या आई बेटा, हिंदी आई है। कई बार आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, ये क्रम भी दे देते हैं आपको। ये क्या देते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
हिंदी, ये आपको देते हैं कि इनको आप क्या लगाइए, क्रम से लगाइए। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो मूल स्रोत था या शब्दों की जो उत्पत्ति का साधन था वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत ही होती थी, पहले हिंदी नहीं होती थी। फिर क्या आई, संस्कृत से फिर हमें वैदिक संस्कृत, जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो जिसको पढ़ते थे तो वो वैदिक संस्कृत, वेदों का उच्चारण इस तरह की जो थे वो यहाँ पर आने लगे। फिर लौकिक संस्कृत है, और फिर पाली, जो आम जन थे वो थोड़ा बहुत बोलने लगे तो फिर हमने पाली भाषा को शुरू किया। फिर प्राकृत भाषा आई, और लास्ट में हमारी चल करके अपभ्रंश के बाद हमारी क्या आई है, हिंदी भाषा आई है। तो इनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है, मूल स्रोत क्या है, वो शब्द की उत्पत्ति का मूल स्रोत जो है वो संस्कृत है। फिर कहते हैं कि भी रचना कैसे हुई, तो रचना ऐसे ही तो हो नहीं जाती। रचना सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों का निर्माण हुआ, और शब्द भी कैसे, जैसे खाना, पीना, जाना, ये ऐसे शब्द हैं बेटा जो हम रूटीन में अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अब घी है, दही है, ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द ऐसे हैं जो हम रूटीन में प्रयोग करते, तो रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जहां पर किसी भी शब्द का कोई मेल ना हो और जब उसको तोड़ा जाए तो उसके टुकड़े ना हो, तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है बेटा रूढ़ शब्द। उसी प्रकार फिर हमारे अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर हमारी शब्द चले, तो अर्थ के आधार पर हम कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित करते हैं, जो हम आगे चल करके करते हैं। चाहे एकार्थी हैं, चाहे अनेकार्थी हैं, चाहे आपके पर्यायवाची हैं, चाहे आपके विलोम शब्द हैं, ये डिटेल में हम करेंगे अपनी क्लास में, परंतु अभी मैं सिर्फ इसका परिचय करवा रही हूँ कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट हमारा जो व्याकरण प्रकार्य के आधार पर है, उस पर हमारी लगभग जो व्याकरण है वो टिकी होती है, क्योंकि इसके आधार पर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से, विकारी और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द में आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण चारों आ जाते हैं। अविकारी में आपके क्या, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम अपनी शब्द की कक्षा में यही चारों प्रकार बांटेंगे। हाँ, मूल स्रोत को आप ध्यान में रखेंगे कि संस्कृत हमारा मूल स्रोत है, वहां से वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, और फिर हमारी अपभ्रंश है, और लास्ट में चल के हमारी कौन सी आती है, हिंदी भाषा आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, और याद करने का तरीका भी बताऊंगी। पर कोई ट्रिक नहीं है, वो मेरा अपना याद किया हुआ तरीका है जिसके माध्यम से मैंने याद किया है। ठीक है, वो मेरा अपना याद करने का तरीका, और बार बार जब मैंने याद किया तो ये जाना कि यहाँ पर यदि ये वाले वर्ण आते हैं तो हमेशा तत्सम रहता है, और ये वाले वर्ण आते हैं तो वो तद्भव रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, सबसे पहले है बेटा तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा है तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द, और लास्ट है हमारा संकर शब्द। ठीक है, तो एक बार इनको जानते हैं, और जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न क्या होता है बेटा, वो प्रश्न आपका सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि कोई भी एक शब्द दे दिया जाए, जैसे अक्षी आपको दे दिया, अब ये बताइए कि अक्षी शब्द तत्सम है कि तद्भव है। तो बेटा आप रट के गए हुए हो कि भी अक्षी तो तत्सम होता है, तो आप कर दोगे। परंतु यदि इसकी जगह वो प्रस्तर दे देता है और आपने याद नहीं कर रखा है, फिर कहाँ दिक्कत आएगी, फिर भाई आप गलत करके आओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो संस्कृत का है कि वो हिंदी का है। ठीक है, तो इससे पहले ये जाने तो हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत् मतलब सम, तत् प्लस सम, 2 शब्दों के मेल से बना है ना, तत् जमा सम। तो उसके समान,
किसके समान? उसके समान, मतलब संस्कृत से। तो क्या लिखोगे? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए कहाँ आ गए हैं? हिंदी भाषा में आ गए हैं। जो शब्द बिना अपने रूप को परिवर्तित किए हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखो, एक चीज और भी नोट करने वाली कि जब भी हम तत्सम शब्दों को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, हम आसानी से नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते ना। तो ये क्या है? बिना रूप परिवर्तन के कहाँ आ गए हैं? वो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो संस्कृत किसकी भाषा थी? पढ़े लिखे लोगों की। और वो कैसी भाषा का प्रयोग करते थे? कठिन कठिन शब्दों की भाषा का प्रयोग करते थे। तो जहां पर आपको कठिन शब्द दिखते हैं वहां आपके तत्सम शब्द हैं। जहां पर आपको बोलने में कठिनाई अनुभव होती है वहां पर आपके तत्सम शब्द हैं। 99% देख लेना इसको। 1% इसलिए छोड़ रही हूं, कई बार आप क्या करते हो, उच्चारण गलत करते हो और क्या पता आपको सारे ही कठिन लगने लगे बोलने में। तो सारे ही कठिन लगे तो सारे तो तत्सम नहीं हो सकते ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कठिनाई होती है, तो वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा? संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका दधी है। अब दधी कोई मांगता है? दही मांगते हो ना अपनी मम्मी से सीधा सीधा, दधी तो नहीं बोलते हो। परंतु दधी हमारा कैसा शब्द है? जो पुराना टाइम होता था, प्राचीन काल में संस्कृत के शब्दों में दधी मांगी जाती थी। उसी प्रकार घृत है। ठीक है, घृत क्या होता है? घी होता है ना। उसी प्रकार गृह है। अब यदि आपको मुझे ही घर जाना हो तो मैं थोड़ी कहूंगी कि बेटा आज की छुट्टी और मैं घर जा रही, गृह जा रही हूँ। गृह तो नहीं कहती ना, यही कहूंगी कि आज की मेरी छुट्टी है, भी आज मैं घर जा रही हूँ। आप भी यही कहोगे यदि स्कूल से जा रहे हो या कहीं और से, कहीं बाजार से घर जा रहे हो, तो ये तो अपनी फ्रेंड को नहीं बोलते कि मैं गृह जा रहा हूँ, आप घर बोलते हो ना। तो ये क्या है हमारा? ये हमारे बोलने में कठिनाई जब अनुभव हुई तो हमने क्या किया? उसका रूप परिवर्तित कर लिया और हिंदी में ले आए। और रूप परिवर्तित हुआ तो शब्द कैसा बन गया? तद्भव बन गया। समझ गए ना? कैसा रूप बन गया? तद्भव बन गया। तो एक बार सबसे पहले तत्सम और तद्भव को देखते हैं, देशज विदेशज बाद में देखें, क्योंकि यहाँ से मोस्टली हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बनता ही बनता है। तो हमने तत्सम को तो जान लिया कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। परंतु जो तद्भव शब्द हैं ये भी क्या है? तत् प्लस भव। ये तो क्या था? उसके जैसा। अब ये क्या है? तत् जमा भव। उससे उत्पन्न। भाव का क्या अर्थ होता है? उससे उत्पन्न। तो क्या होगा बेटा कि यहां पर जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से अपना रूप परिवर्तित करके आ गए हैं, अपना रूप परिवर्तित करके मतलब रूप बदल करके हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो दोनों में अंतर जरा सा ही है। क्या अंतर है? इसमें तो संस्कृत के शब्द ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और इसमें जो तद्भव शब्द है इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपके जो हिंदी भाषा के शब्द हो संस्कृत से अपनी सुविधा के लिए जब हम बोलना शुरू करते हैं तो उन शब्दों को अपने अनुसार हम परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो दोनों को हमने जाना। अब जान लेते हैं कि इसमें जो हमारा अंतर क्या है, दोनों को हम पहचाने कैसे, क्योंकि याद करने जाओगे बेटा तो ये सैकड़ों की संख्या में है। ठीक है, थोड़ी सी यदि पहचान आपको पता हो तो आप इसको क्या कर सकते हो? आसानी से पहचान सकते हो। और ये कोई ट्रिक नहीं है, कहीं सोचो कि मैडम हमें कोई ट्रिक बताने वाली है। ट्रिक मुझे नहीं आती। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ा हुआ जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रही हूं। तो यहां पर जब आप पहचान करते हो तो क्या लिखो? तत्सम और तद्भव
की पहचान। इसमें फिर मैं ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी, क्योंकि यदि आपको तत्सम और तद्भव की पहचान की एक बार जानकारी हो जाती है, चाहे आपके सामने हजारों शब्दकोश में शब्द आ जाएं तो आपको याद हो जाते। तो सबसे पहली जो पहचान है वो देखोगे, जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो क्या होते हैं, क्या कहोगे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द, बने शब्द लगभग, अब लगभग क्यों लगा रही हूं, लगभग लगा सकते हो या अधिकांश लगा सकते हो, अधिकांश लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। तो क्या कहता है, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द लगभग या अधिकांश क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए और जाकर के देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, यहां पर भी बता देती हूं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षय, त्रय, जय और श्रेय, ये चार हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो पहली पहचान क्या कहती है, जहां पर ये चार व्यंजन आते हैं वहां पर क्या होता है बेटा, हमारा शब्द जो होता है वो तत्सम होता है, और मोस्टली वो क्या होगा, तत्सम ही होगा। 99% क्या रहेगा, वो हमारा शब्द तत्सम होता है। एक बार आप उनको पढ़ के देखो तो उसको टिक करते जाओ, जहां पर ये चार व्यंजन आपको दिखे आराम से आप टिक करते जाओ, आपको पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट होता है हमारा, दूसरी पहचान क्या होगी, दूसरी जो पहचान है हमारी, एक होता है री और एक होता है शय और एक होता है ये वाला शय। ठीक है, री, शय और शय, तो इनसे बने जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, शय से बने शब्द, बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। देखो कहोगे कि मैडम ये कोई ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है बेटा, ये मेरा अनुभव है। जहाँ तक मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ की हैं वहीं से ये मेरा अनुभव है कि जो हमारे अधिकांश शब्द होते हैं वो किनसे, या तो संयुक्त व्यंजन से बने हो या फिर री और यहाँ पे सॉरी ये दूसरे वाला शय भी आएगा, शय, शय से बने शब्द क्या होंगे, लगभग 99% आपके क्या होते हैं, ये तत्सम होते। 1% चांस होता है कोई अपवाद आ जाए। तो इसलिए अपवाद को छांटने के लिए आप क्या करोगे, व्याकरण में जो तत्सम तद्भव शब्द दिए होते उसकी रीडिंग जरूर लोगे। कहीं सोचो कि मैडम ने पहचान बना दी और हम तो ऐसे ही, हो सकता है भाग्य साथ दे और 99% तो वो आपका काम करेगा ये फॉर्मूला, परंतु 1% बेटा आपकी मेहनत भी काम देती है, तो 1% आप उसको पढ़ोगे जरूर। तो यहां पर क्या किया हमने, तत्सम की पहचान। नेक्स्ट जो तीसरी पहचान है वो क्या है, स्वर रहित रै, स्वर रहित रै से बने शब्द, बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब कहोगे कि मैडम स्वर रहित रै कौन सा होता है, देखो री तो आ ही गया, री तो आ ही गया, हमारा री तो हो गया ना, तो री तो ऊपर वाले को साफ कर देती हूँ ताकि मैं ऊपर लिख सकूं। देखो क्या है कि री तो हमारा हो ही जाता है, अब आता है स्वर रहित रै, अब जो ऊपर आ जाए, अब जैसे इसमें कर्म में आया, ये जो ऊपर आता है स्वर रहित रै होता है। अब कहोगे कि मैडम ये कौन सा होता है, ये स्वर सहित होता है, क्योंकि ग आधा होता है रै पूरा होता है, स्वर सहित होता है। परंतु जहां तक मैंने नोट किया है तो चाहे रै ऊपर आए, चाहे रै नीचे आए, चाहे री की मात्रा आए, ठीक है, इन तीनों में ही लगभग हमारा अधिकांशतः क्या रहता है, शब्द जो होता है वो तत्सम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, उसमें क्या होता है, एक जो ये तो हमारा कौन सा तीसरा पॉइंट हमने समझा, फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में क्या है, अनुस्वार से बने शब्द, अनुस्वार से बने शब्द क्या होते हैं, अनुस्वार से बने शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, तत्सम
होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये तो क्या बना, ये तो हमने तत्सम को पहचान लिया। एक और आता है जो अणे होता है। ठीक है, ये अणे जो लिखा जाता है, ये भी हमारा क्या होता है, अणे से बने शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। देखो, अब कहोगे कि मैडम तत्सम की तो बता दी पहचान, तो बच गया वो तद्भव, उसकी क्या पहचान है? तो बचा हुआ है वो तद्भव है, जो पहचान कर ली वो तत्सम है। लगभग तो इसी से आते हैं। ठीक है, लगभग तो आपके यही से आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट किया, वो संयुक्त व्यंजन से बने शब्द लगभग या अधिकांशतः तत्सम होते हैं। क्षय त्रय जय श्रय से बने शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। दूसरा जो पॉइंट किया, री शय और शय से बने शब्द भी हमारे तत्सम होते हैं। और स्वर रहित रय, बोला स्वर रहित जाता है, परंतु स्वर सहित भी, चाहे पैर में रह आए चाहे ऊपर रह आए, दोनों तीनों में ही क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं। फिर हमारा अनुस्वार, अंक का बिंदु जहां आपको मिल जाए वहां पर भी अधिकांशतः क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। फिर हमारा अणे जैसे जहां पर शब्द मरे हुए मिल जाएं वहां पर भी क्या होता है, हमारा तत्सम शब्द होता है। जो तद्भव शब्द है उसकी एक दो पहचान होती है, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, यदि याद करना चाहो तो उसको भी याद कर लेना। अन्यथा आप सिर्फ तत्सम की पहचान को याद करते हो और एक बार तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ लेते हो तो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है ढ़, जो द्विगुण व्यंजन है और एक अनुनासिक। ठीक है, से बने शब्द तद्भव होते हैं। और साथ में क्या, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उसमें क्या आता है बेटा, देखो ये तो हमने किया कि क्योंकि ये तीनों ही क्या है, हिंदी में विकसित होकर के, संस्कृत भाषा में ये वर्ण नहीं थे, तो ये क्या है, हिंदी में विकसित हुए हैं, इसलिए इसमें क्या है, तद्भव शब्द होता है। क्योंकि हिंदी का है तो अपने आप ही तद्भव हो जाता है। एक पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बोलने में आपको कठिनाई होती है वो क्या होते हैं, आपके तत्सम होते हैं, और जो इजीली आसानी से बोल लेते हो वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे पुराने समय में घृत कहते मम्मी घृत दे दो, अब क्या कहते हो, घी दे दो, तो घी हमने क्या बना लिया, अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि तत्सम और तद्भव की पहचान आप कैसे कर सकते हो। तो तत्सम और तद्भव की जब आप पहचान करते हो बेटा, तब क्या ध्यान रखो, इन 3 से 4 बातों का ध्यान रखो, साथ में एक बार अपनी व्याकरण की भी रीडिंग जरूर लो। तो बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शब्द। ठीक है, जो हमने पिछली कक्षा में भी किया था, शब्द का जो टॉपिक है हमारा चला हुआ है। जो शब्द होता है बेटा, पिछली कक्षा में हमने उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों को जानने का प्रयास किया था। अब हम देखते हैं कि जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, देखो कई बुक्स में या किताबों में आपको क्या मिलेगा कि अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं वो होते हैं, परंतु जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर बेटा 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा होता है हमारा निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा होता है, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो बेटा जो सार्थक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक मतलब अर्थ के साथ। अर्थ के साथ जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द।
ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द मतलब जिन शब्दों का अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं, अर्थपूर्ण या सार्थक शब्द। यानी कि सा मतलब साथ में, अर्थक मतलब अर्थ के साथ में। तो जो अर्थ के साथ में होते हैं वो शब्द कहलाते हैं बेटा सार्थक शब्द, और इन्हें क्या बोला जाता है, अर्थपूर्ण शब्द बोलते हैं। और ये हमारी हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। जो निरर्थक होते हैं, निअर्थक मतलब बिना अर्थ के, जो बिना अर्थ के शब्द होते हैं निरर्थक, जिनका कोई भी वजूद नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। परंतु बेटा जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें क्या सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखोगे सबसे पहले सार्थक शब्द क्या होते हैं। जो सार्थक शब्द हैं बेटा वो क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, और अर्थपूर्ण शब्दों में कितने कुछ प्रकार होते हैं जो हमारी हिंदी व्याकरण में हम प्रयोग करते हैं। तो देखोगे सबसे पहले है एकार्थी शब्द, और ये कैसे शब्द हैं, ये हैं बेटा हमारे सार्थक शब्द। ठीक है। दूसरा है हमारा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है। ये कैसे शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द, और कैसे सार्थक शब्दों का ही एक भाग है। और तीसरा जो होता है हमारा वो कौन सा होता है बेटा, विलोम शब्द। ठीक है। कौन सा, विलोम शब्द, और किसका भाग है, सार्थक शब्दों का। कई बार जो एग्जाम में पेपर बनाने वाला होता है या एग्जामिनर होता है वो आपसे कुछ भी ना पूछ के केवल और केवल इतना पूछ लेता है कि निम्न में से सार्थक शब्द कौन से हैं, वो भी बताऊंगी कौन से थे, परंतु ये क्या है, इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इन्हीं को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। ठीक है। और जो लास्ट होता है हमारा वो क्या होता है बेटा, वो होता है, यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट होता है हमारा उसके साथ में जो आप याद भी करते हो तो कौन से होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। मतलब क्या कि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो एक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने जो अपनी पिछली कक्षा में रूढ़ शब्द किए थे, रूढ़ शब्द का ही एक भाग क्या मान सकते हो आप, उसी के जैसा होता है एकार्थी शब्द। अर्थात एक अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में बेटा आपके कैसे शब्द आते हैं, जैसे वही गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि, मतलब ये क्या है, ये हमारे लगभग क्या होते हैं, एकार्थी शब्द, क्योंकि एक अर्थ वाले होते हैं। तो बेटा एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, कईयों के माइंड में ये बात है जरूर आती है कि मैडम आपने तो कहा कि वो रूढ़ शब्द होते हैं। एग्जामिनर जब आपसे प्रश्न पूछता है तो आपसे ये पूछता है बेटा, यदि आपको गाय देता है कि निम्न में से गाय शब्द है तो ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्या, पहला ऑप्शन जो होगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और चौथा ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि उसको क्या पूछना है, रूढ़ शब्द के बारे में पूछना है, तो ऑप्शन में आपको क्या देगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, यही तीनों शब्द आपको ऑप्शन में मिलेंगे। और चौथा जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसमें क्या मिलेगा, निम्न में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार पूछा जाता है। और यदि वो पूछना चाहता है कि गाय एकार्थी शब्द में है,
फिर आपको ऑप्शन में मिलेंगे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब आप कहोगे कि मैडम गाय का तो पर्यायवाची होता है, परंतु यदि उसको पर्यायवाची पूछना तो क्या पूछता है वो, निम्न में से गाय का पर्यायवाची शब्द बताइए, और उसमें आपको फिर गाय का ही कोई पर्याय रूप मिलता है। यदि आपसे वो एकार्थी शब्द पूछना चाहता है तो ऑप्शन कैसे दिया जाएगा, निम्न में से गाय शब्द है, और ऑप्शन में आपके मिलेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो इस प्रकार बेटा जो एकार्थी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, एक अर्थ वाले होते हैं, और किसका स्वरूप होता है, दूसरा रूढ़ शब्दों का ही स्वरूप होता है। परंतु एग्जामिनर जब वो पूछता है, यदि उसको रचना के आधार पर पूछना है तो वो रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ को डालता है, अर्थ के आधार पर पूछना है तो वो इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन आपके देता है। तो एकार्थी शब्द जो एक अर्थ में आपके प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं बेटा, अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, नाम से भी हमें पता चल रहा है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो अनेक अर्थ वाले, परंतु अर्थ भी कैसे निकले, भिन्न भिन्न अर्थ निकले। अब जैसे एक शब्द है हंस, अब हंस को क्या बोला जाता है, आत्मा भी कहा जाता है ना, और किसका, सूर्य का भी पर्यायवाची है, और किसका, और साथ में ही हमारा हंस एक पक्षी भी है। तो एक ऐसा शब्द है, ये ऐसा शब्द है बेटा जिसके अनेक अर्थ हैं। तो जो शब्द अनेक अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। उसी प्रकार आपका एक कनक नाम का शब्द होता है। अब कनक क्या होता है, गेहूं भी है ना, और धतूरा भी है और सोना भी है ना। तो इस प्रकार से क्या, ये आपके धतूरा, सोना और गेहूं क्या है, कनक के ही अनेक रूप हैं। उसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट शब्द आता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पे हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। इनको आपको अलग से या तो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको कक्षा में करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, एक होता है कुल, और कुल क्या होता है, कुल जोड़ भी होता है, कुल परिवार भी होता है, और कुल किनारे के वंश के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और एक कुल किनारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है, परंतु थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है। तो ये कैसे शब्द होते हैं, ये हमारे होते हैं बेटा अनेकार्थी शब्द। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हम देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। और किसके आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर हैं। और कौन से शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं। ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये अर्थपूर्ण शब्द हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विलोम शब्द। अब विलोम क्या होता है, विलोम होता है बेटा एक दूसरे के विपरीत, है ना, विपरीत जब हम अर्थ लेते हैं। जो शब्द एक शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहलाते हैं। और कौन से होते हैं, अब जैसे आपके माता और पिता हैं। अब माता क्या है, पहली बात तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चले जाते हैं, परंतु माता क्या है, माता हमारी, माता क्या होती है, माता हमारी पालनहार है, और पिता भी पालनहार है। तो दोनों की क्या है, बराबर अहमियत है, परंतु लिंग क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार हमारा होता है दिन और रात। अब दिन क्या है, दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। उसी प्रकार आपका है आदि, अनादि भी मिल जाएगा कई जगह, और कई जगह आपको इसका अंत भी लिखा मिल जाता है। तो आदि का अनादि या अंत। तो ये क्या होता है बेटा, आदि होता है प्रारंभ और अनादि होता है किसी चीज का अंत होना, शुरुआत और अंत होना। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये भी क्या है, हमारे सार्थक शब्द है। और किसके आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर हैं, क्योंकि अर्थपूर्ण शब्द ही इसमें प्रयोग होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रकार हमने किया अर्थ के आधार पर, ये हम डिटेल में जब करेंगे तो अगली कक्षाओं में करेंगे। यहाँ सिर्फ हम किसका प्रकार कर रहे हैं, शब्द का प्रकार कर रहे हैं और शब्द को समझने का हमारा कार्य है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम पहचान मात्र ही कर रहे हैं। इसको हम जब अगली कक्षाएं होंगी तब हम इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे यहाँ से जो प्रश्न होते हैं, वो ये लगाओ कि 70% प्रश्न आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी या फिर एकार्थी, रूढ़, योग्य, मतलब शब्द का टॉपिक ही ऐसा है जो आपकी लगभग व्याकरण को कंप्लीट करके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची में क्या होता है, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देते हैं। जहां पर एक ही शब्द क्या हो, समान अर्थ दो, एक ही शब्द के अर्थ तो अनेक निकले परंतु समान अर्थ देने वाले अर्थ होते हैं, तो वहां क्या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अब पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, अब जैसे आकाश ही हमने ले लिया तो बहुत सारे होते हैं। धौ है, अंबर है ना, गगन है, नभ है ना, तो ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। उसी प्रकार यदि कमल को ले लिया जाए तो कमल क्या है, देखो ये सभी क्या है, धौ, अंबर, गगन, नभ, आसमान, जो भी है ये क्या है, समान अर्थ दे रहे हैं। किसका, आकाश का ही बता रहे कि भी आकाश है। अनंत भी कहा जाता है, आकाश को क्या कहा जाता है, अनंत भी, मतलब जहां किसका अंत ही ना हो, जिसका अंत ही ना हो, तो अनंत भी है। नेक्स्ट आता है आपका कमल का पर्यायवाची। कमल में क्या आ जाता है, कमल में ये आपको लिखना याद भी करने का एक तरीका भी बताऊंगे जब हम इसको करेंगे, परंतु यहाँ हम फिर वही कह रही हूँ, शब्द को याद कर रहे हैं, शब्द को समझ रहे हैं। जलज है, उदकज आता है ना, और पंकज आता है, और साथ में ही आपका सरोज आता है। तो ये कैसे शब्द हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। देखो सभी में जय जय पीछे हमारा आया है ना, तो सभी में जय जय है। जल, जल होता है, उदक जल होता है, पंक कीचड़ होता है, और जय हमारा उत्पन्न होना, तो जल से उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न या पानी से उत्पन्न, तो वो कौन सा है, जलज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पर्यायवाची है, लगभग 90% एग्जाम में इसी का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद भी करके रखोगे इनको। नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है बेटा आपका श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। क्या होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक या भिन्नार्थी शब्द। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा सुनने में एक जैसे परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे आपका आता है प्रसाद और प्रासाद। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने क्योंकि ये याद करने का टॉपिक है आपका, और ये मैं आपको करवाऊंगी तब आपको इसको डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। तो प्रसाद और प्रासाद, प्रासाद क्या होता है, ये तो कृपा होती है हमारे ऊपर किसी की, है ना। और प्रासाद क्या होता है, ये महल के लिए या घर के लिए आता है। तो दोनों में अंतर है या नहीं है, लेकिन अंतर कितना सा, सिर्फ और एक मात्रा का। प्रसाद और प्रासाद तो दोनों में ही बस इतना सा अंतर है, परंतु सुनने में एक जैसे और अर्थ दोनों का ही भिन्न है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जहां पर कोई भी कार्य किया जाए परंतु उनके लिए, मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो वो कैसे शब्द कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे किए हुए उपकार को मानने वाला, न मानने वाला तो कृतज्ञ है या कृतघ्न है। तो इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो कौन सा प्रकार था हमारा, दूसरा था हमारा निरर्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूं, अर्थहीन होते हैं, कोई भी अर्थ इनका नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या रहता है निरर्थक शब्द का बेटा, निरर्थक शब्द में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, परंतु फिर भी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें क्या किया जाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अर्थहीन होते हुए भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या किया, काम, काम क्या है, सार्थक शब्द है, काम वाम कर लिया भाई,
है ना, पूछते हैं ना घर वाले, भाई काम वाम कर लिया, तो काम कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है, वाम कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है ना। अब क्या कहते हैं, उटपटांग हरकतें मत करो, उटपटांग, तो उटपटांग क्या है, उटपटांग वैसे तो देशी शब्द है, परंतु ये क्या है, निरर्थक होता है, परंतु फिर भी हम इसको अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब कहीं पे जा रहे हो और भीड़ में फंस जाते हो, तो फिर क्या करते हो, खचाखच भरा हुआ है भाई, है ना, खचाखच भरा हुआ है, तो ये भी कैसा है, वैसे इनका कोई निरर्थक कोई अर्थ नहीं होता, परंतु खचाखच से अर्थ हम क्या लगा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाला आज माहौल है या वातावरण है। तो क्या है, खचाखच भरा हुआ है। बस से जा रहे हो, कोई आपसे पूछे कि बस से जा रहे हो, बस में कितने कोई जगह खाली बचे, आप कहते हो कि नहीं, यहाँ तो क्या है, खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। तो हंसते वस्ते चले जाते हैं, चलते चलते क्या है, तो ये इस तरह के शब्दों का जब आप प्रयोग करते हो तो ये शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा इस चीज का कि जब भी आपसे पूछा जाए निरर्थक शब्द जो आप कई बार एक मतलब आदतन भी प्रयोग में कर लेते, जैसे काम वाम कर लिया, है ना, उटपटांग हरकतें मत करो, या फिर आप पलंग से पे लेटे हुए हो और वहां से आवाज आए पलंग की, तो क्या कहते हो, चू चू करता रहता है। वैसे तो चू चू चूहा बोलता है, परंतु यहाँ पर क्या, चू चू करता रहता है, चूजा करता है ना, चिड़िया का बच्चा भी करता है, तो चू चू करता रहता है। परंतु जो अनुकरणात्मक भी ध्वनियां होती कई बार, टन टन है, तो वो क्या है, निरर्थक शब्द है, परंतु फिर भी वो प्रयोग में हम हिंदी भाषा में लेकर आए हैं, ठीक है। तो वो कैसे शब्द होते हैं, वो हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। तो ये हमने किसके आधार पर किया, अर्थ के आधार पर हमने शब्द को जाना। कितने प्रकार का होता है, 2 ही प्रकार का होता है। सार्थक शब्दों के कई भेद हैं, परंतु निरर्थक शब्द जो हैं वो हम कई बार रूटीन में अपनी आदतों के अनुसार प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और शब्द का लास्ट पार्ट आता है हमारा व्याकरण प्रकार्य के आधार पर। कौन सा मैंने करवाया था, जब आपको स्टार्टिंग में करवाया तो क्या करवाया था, व्याकरण प्रकार्य के आधार पर, प्रकार्य के आधार पर। देखो इसको क्या बोल देते हैं, व्याकरणिक इकाई के आधार पर शब्द भेद भी इसको बोल देते हैं। अभी जब हम इस टॉपिक को करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पे हमारी पूरी की पूरी जो व्याकरण है वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो व्याकरण प्रकार्य के आधार पर है बेटा, 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं। कौन से, पहले होते हैं विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। कौन सा, अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी देखो नाम से भी पता चल रहा है क्या कि जिनमें क्या हो, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो, विकार उत्पन्न हो जाए या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बेटा विकारी शब्द। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। विकार क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन आना। तो क्या कहते हैं, जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। या फिर आप कह सकते हो जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं, परिवर्तित, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द। और संख्या में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। विकारी शब्द संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो आपकी आगे हिंदी व्याकरण का निर्धारण भी करते हैं। क्या, 4 प्रकार के होते हैं। कौन से शब्द, विकारी शब्द। सबसे पहले होता है संज्ञा, फिर होता है हमारा सर्वनाम, ठीक है, और फिर होता है हमारा क्रिया, और अंतिम होता है हमारा विशेषण, ठीक है। तो ये कितने हैं हमारे, 4 शब्द होते हैं। और कौन से हैं, विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है।
ठीक है ना। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन आ जाता है। डिटेल में हम कहाँ करेंगे, अपनी आगे की कक्षाओं में जब हम ये टॉपिक करेंगे तब। अभी के लिए क्या है, एग्जामिनर आपसे और कुछ न पूछ के ये पूछ लेता है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं, और आपको पता ही नहीं होता, ठीक है। और बल्कि आपको ये पता होता है संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम ये हमारे क्या शब्द हैं, परंतु ये नहीं पता होता कि ये विकारी शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द हैं, ये हमारे विकारी शब्द हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या होता है बेटा, जिन शब्दों में क्या ना हो, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, या फिर जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, वे शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो 4 ही प्रकार के होते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बेटा अव्यय भी कहा जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, आपको अव्यय और अविकारी का ही पता नहीं होता, बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से अव्यय बताइए, आपको पता होते हुए भी वो चीज़ आपकी गलत हो जाती है। कारण एक ही रहता है, क्योंकि आपको अविकारी और अव्यय का ही पता नहीं होता। अव्यय और अविकारी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 नाम हैं। जैसे आपको बाहर किसी और नाम से बुलाया जाए और घर पे किसी और नाम से बुलाया जाए, तो वही स्थिति यहाँ पर है कि यहाँ पर अविकारी और अव्यय 2 अलग अलग शब्द न होकर के क्या हैं, एक ही नाम है। और ये कितने प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। कौन सा होता है बेटा, क्रिया विशेषण। और दूसरा प्रकार क्या होता है, समुच्चय बोधक। कौन सा, समुच्चय बोधक, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है बेटा संबंध बोधक। और जो चौथा होता है बेटा वो होता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो ये कितने प्रकार हुए हमारे, 4 प्रकार हुए। परंतु अब हिंदी व्याकरण में एक शब्द और जुड़ गया, अभी तक वो प्रकार में नहीं जोड़ा जाता, परंतु फिर भी वो पढ़ा जाता है। कौन सा, जो 5वां प्रकार है वो जुड़ गया बेटा, निपात, ठीक है। निपात जो है वो अव्यय ही है, परंतु अभी प्रकार में नहीं गिना जाता, फिर भी हमारा ये क्या है, अव्यय है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। कई बार आपसे पूछा जाता है, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। ये आपका उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि वह धीरे धीरे चलता है। निम्न वाक्य में धीरे धीरे में कौन सा शब्द है। अब यदि आपने पढ़ रखा तो आप झट से बताएंगे कि ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, और ये भी बता देंगे कि वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परंतु यदि बिना पढ़े बैठते हो बेटा तो धीरे धीरे आपको एक शब्द ही दिखाई देता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो जो धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। और ये कब पहचान सकते हो, जब आप इसको पढ़ते हो, ठीक है। डिटेल में इनकी जब हम कक्षा में करेंगे, जब हम आगे ये करवाऊंगी, परंतु यहाँ पर हम बार बार वही चीज बता रही हूँ कि शब्द को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके आधार पर किए, व्याकरणिक इकाई या व्याकरण प्रकार्य के आधार पर हमने शब्द भेद को जाना। तो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन सा, विकारी और अविकारी शब्द। और विकारी में कितने प्रकार थे, 4 प्रकार। कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और साथ में ही जो अविकारी हैं वो भी कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ये 5वां जो प्रकार है अव्यय में ही शामिल है, परंतु
क्या है ये, अभी तक इसको प्रकार में नहीं गिना जाता है। तो बेटा ये हमने कौन सा टॉपिक किया, ये हमने शब्द को जाना और शब्द को 4 आधार पर बांटा जाता है। 4 से 5 आधार भी होते, परंतु 5वां आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। हमने उत्पत्ति के आधार पर किया, रचना के आधार पर किया, साथ में ही हमने अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक इकाई के आधार पर शब्द को जाना, जिसमें से आपके कुछ पॉइंट जो है वो मैं अगली कक्षाओं में करवाऊंगी, परंतु तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को हमने यहाँ पर किया, तो वो आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि हमने एक और भी विशेष को जोड़ रखा है, क्या, जो हम शुद्ध शब्द हैं वो प्रतिदिन 5 से 10 हम करते चल रहे हैं। तो कल की कक्षा में हमने 10 शब्दों को किया था, आज फिर हम 10 शुद्ध शब्दों को देखते हैं। तो बेटा जो पहला शुद्ध शब्द होता है वो मैं आपको करवा चुकी। पहला जो आज का शुद्ध शब्द है वो क्या है, प्राक कथन। क्या है बेटा, प्राक कथन। ठीक है, पहला ही शब्द है क्या, प्राक कथन। नेक्स्ट है आपका लालायित। नेक्स्ट क्या है, लालायित। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका है बेटा चिन्ह। और नेक्स्ट जो है आपका वो है बेटा स्थाई। क्या है, स्थाई। स्थाई। देखो जैसे पहले आता है प्राक कथन, ये आपसे शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पूछे जाते हैं, और जो नेक्स्ट आता है आपका वो है आपका कृपया। क्या है, कृपया। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका अधीन। अधीन। क्या है, अधीन। ठीक है, प्राक कथन, लालायित, चिन्ह, स्थाई, कृपया, अधीन, प्रफुल्लित। क्या होता है, प्रफुल्लित। ठीक है, ये क्या है, प्रफुल्लित, मतलब मन बड़ा खुश हो जाता है तब बोला जाता है प्रफुल्लित। और नेक्स्ट आता है आपका पारितोषिक। क्या आता है बेटा, पारितोषिक। ठीक है, तो ये क्या है आपका पारितोषिक। और नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है बेटा मुश्किल। मुश्किल। अब मुश्किल क्या होती है, इसमें भी कहोगे कि मैडम इसमें भी कोई अशुद्ध शब्द या शुद्ध शब्द हो सकता है, परंतु होता है बेटा। ठीक है, ये क्या है मुश्किल। तो कितने हुए, प्राक कथन है, लालायित है, चिन्ह है, स्थाई है, कृपया, अधीन, पारितोषिक, मुश्किल और प्रफुल्लित। और एक अंतिम जो है वो आपका और कर लेते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है बेटा आपका हितैषी। हितैषी। ठीक है, तो ये कितने हुए हमारे, ये हमने 10 शब्दों को जाना। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा आपका जर्जर। ये आपके आ चुके हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जर्जर। नेक्स्ट आता है आपका त्रिवर्ग। ठीक है, ये हमने कुछ शुद्ध शब्दों को जाना, बाकी जो करेंगे हम वो आगे करेंगे। तो रोज के हम 10 से 12 जो शुद्ध शब्द हैं वो करते जा रहे हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, ताकि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनको लिखने में गलती ना करो, क्योंकि ये जो शब्द हैं हमारे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा जो हमने पिछली कक्षा में टॉपिक किया था वो किया था हमने शब्द विचार। कौन सा, शब्द विचार। तो बेटा जो शब्द विचार है उसमें हमने जाना था कि जो शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, जिसमें से हमने जाना था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और साथ में संकर शब्द। 5 प्रकार का होता है। किया था ना, यदि आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, और नहीं पढ़ा है तो उसको जल्दी से पढ़ लीजिए।
तो जो हमने तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को जाना था, मैंने उनकी कुछ पहचान आपको बताई थी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए हम आगे करेंगे। तो बेटा मैंने पहचान क्या बताई थी आपको? मैंने पहचान बताई थी कि जहाँ पर क्या होता है, संयुक्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हो या संयुक्ताक्षर भी कह सकते हो। संयुक्ताक्षर मतलब जो संयुक्त होकर के, मतलब जुड़ करके है, साथ में क्या संयुक्त व्यंजन हो, तो वहां क्या होगा? तत्सम होगा, है ना। री स्वर रहित रे और श होगा, वहां भी क्या होगा? तत्सम होगा। ढ़ होगा, वहां तद्भव होगा। अण आएगा, वहाँ क्या होगा हमारा? वहाँ भी हमारा तत्सम होगा। और जहाँ पर अनुस्वार आता है वहाँ भी हमारा तत्सम ही होता है। मैंने आपको कुछ ये पहचान बताई थी। अब आगे देखते हैं क्या आगे है हमारा जो देशज शब्द हैं, वो हम शुरू करते हैं। देशज शब्द, अब नाम से ही क्या पता चल रहा है? देशज मतलब देश में उत्पन्न। देशज, देश ज, ठीक है ना, जैसे उत्पन्न, और देश मतलब देश में। तो क्या हुआ? देश में उत्पन्न, ठीक है, तो वो क्या कहलाए? हमारे देशज शब्द। तो बेटा देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो देशज शब्द होते हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आप उनको जानते भी नहीं हो, और ना ही वो इतनी किताबों में मिलते हैं आपको कि वो कितने होते हैं। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है? जो हमारे जनसाधारण के बीच में, जनसाधारण के बीच में बोले जाते हैं। और जनसाधारण कहाँ निवास करता है? जनसाधारण हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गांव के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करता है। तो गांव के क्षेत्रों में जो जनसाधारण के बीच में भाषा बोली जाती है, तो भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। क्योंकि वो कहाँ होते हैं? हमारे ही देश के अंदर वो जन्म लेते हैं, इसलिए क्या है? देशज शब्द हैं। कुछ देख लेते हैं, जैसे क्या हो सकता है आपका? खिड़की, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो बेटा हिंदी जो है, बार बार मैं बता रही हूँ, सरल विषय है, ठीक है। एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर उसको घुमाना चाहे तो इतना कठिन बना सकता है, यदि आप बिना पढ़े बैठते हो सारे नंबर कटवा सकता है। और अन्यथा क्या कर सकता है? वो आपके सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध शब्द में भी आपके 10 के 10 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक जो विशेष टारगेट रहेगा, उसमें विशेष के रूप में मैं आपको हर दिन 5 जो हमारे शुद्ध अशुद्ध शब्द होंगे, 5 से 10 वो लिखवाना आज से शुरू करूंगी, ठीक है। तो साथ साथ आप लिखते जाइए, जो शुद्ध अशुद्ध शब्द मैं आपको लिखवाऊंगी उनसे बाहर कोई शब्द नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। जो देशज शब्द है उसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है हमारा खिड़की, ठीक है। फिर जब बचपन में जाते थे, आज जो तुम बैग टांग करके जाते हैं बच्चे, तो बचपन में क्या बोला जाता था? जब हम छोटे होते थे तो गांव में क्या बोला जाता है? झोला, है ना। कहते भी कहाँ जा रहा है? झोला टांग के, है ना। तो झोला और टांग, ठीक है। और टांग क्या? पैर को टांग बोला जाता है। जो हमारे देश में है, जो देशज शब्दों में आता है, तो टांग क्या है? झोला, टांग, ठीक है। तो खिड़की ये क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। साथ में क्या? झुग्गी, झुग्गी भी हमारा क्या है? कैसा शब्द है? देशज शब्द है। साथ में ही जो हमारा शब्द और आता है इन्हीं के साथ, वो क्या हो सकता है? इन्हीं के साथ जो शब्द आते हैं उसमें फावड़ा। अब आधे से ज़्यादा को ये नहीं पता होता है, क्योंकि आज आप सभी अंग्रेज बन गए हो, ठीक है। क्या बन गए हो? अंग्रेज बन गए हो। अब अंग्रेज बनने के बाद क्या होता है? अंग्रेज बनने के बाद सबसे जो बड़ी बात होती है, हम अपनी ही भाषा को भूलने लगे हैं, अपने ही देसी शब्दों को हम नहीं जानते हैं। तो फावड़ा कैसा शब्द है? ये हमारी ही भाषा का शब्द है, और गांव में बड़ी ही ज़्यादा तादाद में ये प्रयोग भी किया जाता पशुओं के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा छोहरा, और अपनी हरियाणवी में बोला जाए तो छोरा, है ना। छोरा छोरी ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं बेटा
देशज शब्द। एक जो बात आती है आपकी, आप जब कभी भी सोते हो तो गांव में सुना भी होगा, खर्राटे मारता रहता है ना। तो जो खर्राटा शब्द होता है वो भी क्या है हमारा, वो भी हमारा देशज शब्द है। साथ में ही क्या आता है हमारा, जो भी पशु पक्षियों की ध्वनियाँ होती हैं, चिंघाड़ना है, ठीक है, भौंकना है, ये कैसे शब्द हैं, ये हमारे देशज शब्द हैं। तो देशज में देखो ज़्यादा नहीं लिखवा पाऊँ क्योंकि ज़्यादा होते ही नहीं है, बुक में किसी में भी नहीं होते हैं। इसको सीखने के लिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यदि अपने बुजुर्गों के संपर्क में आ सकते हो, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या बोलते हैं, वो देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। लगभग तो एग्जाम में यहाँ से आ जाता है भी, खराटा है, चिंघाड़ना है, ठीक है, या फिर आपका झुग्गी है, फावड़ा है, उठपटांग है, छोरा है, छोरी है। तो ये कैसे शब्द हैं जो आपके देशज शब्द हैं। लगभग तो 99% यहाँ से आ जाता है, परंतु फिर भी अपने क्या रहता है, यहाँ पर यदि हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उनसे और भी बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए देशज शब्द हम अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। परंतु इनको भी आप याद रखिए, यहाँ से बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये कैसे शब्द हैं, देशज शब्द, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, अब ये भी हमारा नाम से ही पता चल रहा है। नाम से पता क्या चल रहा है कि जो विदेशी भाषा में, विदेशी भाषा के शब्द हमारी भाषा में आ गए तो क्या होता है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो क्या है बेटा, जो हिंदी भाषा है वो कैसी भाषा है, वो ऐसी लचीली भाषा है जिसने अपने अंदर अनेक शब्दों को समेटा हुआ है, अनेक भाषाओं को समेटा हुआ है। इसलिए क्या है, विदेशज शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो विदेशज शब्द क्या लिखोगे, देखो लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है ये विदेशज शब्द होते क्या हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो विदेशज शब्द में क्या आते हैं, विदेशज शब्द में आपके अंग्रेजी के शब्द, पुर्तगाली शब्द, चीनी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द और तुर्की शब्द, चीनी शब्द, मतलब जितनी भी विदेशी भाषाओं के शब्दों को हमने अपनी भाषा में ले रखा है वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले जो आते हैं अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी शब्द देखो बेटा, वैसे तो ये याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या लिखा है, आज कलेक्टर, देखो बोलते चलते हैं, आज कलेक्टर, ठीक है। किसके साथ ये मैंने थोड़ा सा ट्रिकली बनाने की कोशिश की है ताकि आप इसको एक स्टोरी के रूप में याद कर पाओ। आज कलेक्टर, क्लर्क, एजेंट, एजेंट और कौन कौन, इसमें ही आता है आपका टेलर, टेलर, ये सभी कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। टेलर और साथ में क्या है, इंजीनियर, इंजीनियर, एक ही क्लास में, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं उनके लिए ट्रिक बनाई है मैंने, ये छोटी सी स्टोरी के रूप में लगा सकते हो या मतलब कईयों को जोड़ के एक साथ लिखने का प्रयास किया है जो मतलब आपके अब तक के एग्जाम में आए हैं। देखो ऑफिस है, डॉक्टर है, ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप बार बार रिपीट करते हो और ये आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं। लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिसका आपको पता भी है, क्योंकि कोई क्या अधीक्षक के रूप में आता है, कोई उपायुक्त के रूप में आता है, कोई किसी रूप में आता, परंतु हमें नहीं पता होता कि अंग्रेजी के शब्द है। तो ये कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। इसी के साथ क्या जोड़ोगे, रेल में रेडियो, रेल में रेडियो, अब क्या है, रेल में रेल और रेडियो दोनों ही शब्द कैसे हैं, दोनों ही शब्द अंग्रेजी के हैं। रेल में रेडियो, कैमरा,
और क्या हो सकता है? कैमरा के साथ है रजिस्टर, रजिस्टर, क्रिकेट आदि के साथ, आदि के साथ सफर किया जाता है, किया जाता है। देखो ये हमने एक छोटी सी कोई क्या मतलब वाक्य में प्रयोग लगा सकते हो, या थोड़ा सा प्रयास किया है कि आपको जल्दी से याद हो। तो क्या कहते हैं? आज कलेक्टर, क्लर्क, एजेंट, टेलर, इंजीनियर। ठीक है, ये क्या है? हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं। साथ में ही क्लास मतलब क्या है? आज ये सभी जो नौकरी प्राप्त करते हो क्या एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना, याद रह जाएगा कौन कौन? कलेक्टर, क्लर्क, एजेंट, टेलर, इंजीनियर और कौन? क्लास। ठीक है, फिर आता है रेल में क्या? रेडियो, रेल, रेडियो, कैमरा, रजिस्टर, क्रिकेट। ठीक है, रेल में रेडियो, कैमरा, रजिस्टर, क्रिकेट आदि के साथ सफर किया जाता है। तो ये क्या हो गए? हमारे अंग्रेजी के शब्द। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों को भी बना सकते हो, और मैं ये नहीं कहती कि आप इनको याद नहीं कर सकते हो। बड़ा ही बेटा पावरफुल है माइंड, यदि आप मन में ठान लेते हो तो ये बनाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे ये कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? अरबी फारसी ध्वनियां प्रयोग होती हैं। साथ में ही आपकी जो अरबी ध्वनियां होती हैं, अरबी ध्वनि, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। क्या हो सकता है? देखोगे, हलवाई की औरत, हलवाई की औरत अजीब सी, हलवाई की औरत अजीब सी। अब यहां क्या कह रहा है कि भी हलवाई की कोई औरत है, यानी कि हलवाई की पत्नी है। ठीक है, अपनी भाषा में, ये क्या है? अरबी भाषा में। हलवाई की औरत अजीब सी हरकत करने लगी, अजीब सी हरकत करने लगी। अब अजीब सी हरकत करते हैं तो अपने यहां तो क्या बोल देते हैं? अपने यहां बोल देते हैं कि भी पागल हो गई है। अब पागल हो जाए तो क्या? अब औरत है हलवाई की, तो हलवाई भी कैसा शब्द? अरबी, औरत, अजीब और हरकत। अब हलवाई की औरत अजीब सी हरकत कर रही है तो हलवाई क्या करेगा? वह उसे अक्ल का, है ना, इलाज करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर पागलों जैसी हरकत करती है तो अक्ल का इलाज करवाने के लिए जिला तहसील के, जिला तहसील, जिला तहसील के कमाल। ठीक है, जिला तहसील के साथ में क्या? कमाल नाम के, कमाल आदमी लिख सकते हो, नाम के ना लिखो तो, कमाल आदमी के पास लेकर गया। अब क्या हुआ भाई? उसकी औरत क्या करने लगी थी? हरकत करने लगी पागलों जैसी। अब उसको लगा भी पागल हो गई है तो क्या करवाना चाहता था? अक्ल का इलाज। कहाँ लेकर के गया? जिला तहसील। दोनों ही शब्द क्या हैं? अरबी फारसी। फिर साथ में क्या है? कमाल भी क्या है? हमारी अरबी ध्वनि है। साथ में क्या है? आदमी भी क्या है? अरबी ध्वनि है। तो आदमी के पास लेकर गया। अब क्या कहता है कि उसने जनाब के साथ, उसने जनाब को, अब जनाब भी क्या हो गया? जनाब को नकद इनाम दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो चाहता था कि भाई जनाब जो है उसकी सुनवाई कर ले, तो जनाब को नकद इनाम दिया। नेक्स्ट क्या आता है कि गरीब कबीला किताब लेकर, अब ये तो हलवाई वाली कहानी खत्म होगी ना। अब क्या कहता है? गरीब कबीला
किताब लेकर वकील के पास गया, वकील के पास गया। अब यहां पर क्या हो गया, देखो बेटा अभी तक हमने किए हैं उसमें कितने सारी अरबी ध्वनियां हैं। हलवाई है, औरत है, अजीब है, हरकत है, अक्ल, इलाज, जिला, तहसील, कमाल, साथ में आदमी, फिर जनाब, फिर नकद, फिर इनाम, फिर गरीब, कबीला, किताब और वकील। ये सभी कैसी ध्वनियां हैं? ये सभी हमारी अरबी ध्वनियां हैं। और साथ में क्या देते हैं कि वकील के पास गया, वकील के दफ्तर भी लिख सकते हो, क्योंकि दफ्तर भी कैसी ध्वनि है? सुनने में तो हमें लगता है कि ये अरबी फारसी न होकर के अंग्रेजी ध्वनि होगी, पर अंग्रेजी होती तो ऑफिस होता। तो दफ्तर भी हमारी कैसी ध्वनि है? अरबी ध्वनि है। तो ये क्या किया हमने? अरबी ध्वनियों को जानने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इसके स्थान पर यदि कोई आपको अपनी कोई स्टोरी बनानी है तो वो भी आप बना के याद कर सकते हो, परंतु इस प्रकार यदि इसको याद करते हो तो याद हो जाता है। कैसे करोगे? हलवाई की औरत अजीब सी हरकत करने लगी, वह उसे अक्ल का इलाज करवाने के लिए जिला तहसील के कमाल आदमी के पास लेकर गया। साथ में ही क्या? गरीब, कबीला, किताब, वकील लेकर के वकील के दफ्तर गए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी अरबी ध्वनियां हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जब भी आप करते हो इस प्रकार यदि बना लेते हो तो याद हो जाता। बनाने की जरूरत नहीं होती, परंतु फिर भी यदि बना लेते हो तो ये आपको क्या हो जाता है? याद हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा फारसी ध्वनि। अब फारसी भी कैसी हैं? विदेशी शब्द हैं। अब फारसी में भी क्या? फारसी में देखोगे, एक आवारा आराम के साथ, एक आवारा आराम के साथ आसमान को देख रहा था। अब यहां पर क्या है? एक आवारा है कोई, जिसको कोई काम है ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है? आराम के साथ आसमान की ओर देख रहा है। ठीक है, और देखते हुए क्या करता है? अखबार में अमरूद लेने के लिए, अखबार में अमरूद लेने के लिए, अमरूद लेने के लिए अपनी आमदनी खर्च करता है। ठीक है, अब यहां पर भी था की जगह है लिख लो, क्योंकि हमने सारा जो वाक्य है वो वर्तमान काल में कर दिया। तो क्या कहता है कि एक आवारा आराम के साथ आसमान को देख रहा था। तो क्या हो गया? आवारा, आराम, आसमान। ठीक है, फिर कहता है कि भाई अखबार में अमरूद लेने के लिए आमदनी खर्च करता है। कौन? जो आवारा व्यक्ति था, जिसकी आमदनी ही बहुत कम है, परंतु फिर भी क्या करता है? वो अमरूद लेने के लिए अपनी आमदनी को खर्च करता है। साथ में क्या कहता है कि कमीना कारीगर, क्या कहता है? कमीना कारीगर कुश्ती करके आता है। ठीक है, अब कहोगे कि कारीगर क्यों कमीना है? क्योंकि काम नहीं करके दे रहा है ना? काम नहीं करके दे रहा है तो उसको गाली दी है। और गाली किस में है? गाली भी किस में है? हमारी फारसी ध्वनि में है। साथ में ही क्या कहता है? दर्जी की दरवाजे पर, दर्जी का दरवाजे पर खून देखकर क्या हो गई? हालत खराब हो गई। अब यहां क्या है? दर्जी भी, दरवाजा भी, खून भी और हालत भी और खराब भी।
ये शब्द कैसे हैं? ये भी हमारे फारसी शब्द हैं। और साथ में ही क्या? बीमार खजाना लेकर दवा करते हुए, क्या? बीमार खजाना लेकर दवा करते हुए मजदूर को देता है। ठीक है, तो क्या हो गया? बीमार, खजाना, दवा और मजदूर। ये भी कैसी ध्वनियाँ हो गई? ये भी हमारी फारसी ध्वनियाँ। तो एक आवारा आराम के साथ आसमान को देख रहा है, अखबार में अमरूद लेने के लिए अपनी आमदनी खर्च करता है। आवारा आराम आसमान, साथ में ही आपका अखबार है, अमरूद, आमदनी, खर्च, कमीना, कारीगर, कुश्ती, साथ में ही क्या है? दर्जी, दरवाजा, खून, हालत खराब, और साथ में क्या है? मजदूर, दवा, खजाना, बीमार। ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपकी फारसी ध्वनियाँ हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा प्रयास है जिससे आपको ये याद करवाए जा सके, और ये शब्द आपके बार बार क्या होते हैं? रिपीट किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अरबी फारसी ध्वनियों का भी और साथ में ही आपकी अंग्रेजी ध्वनियों का भी। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य माध्यम से याद करना चाहते हैं तो इनको वैसे भी याद कर सकते हैं। इसी में आपका आता है, चाहे पुर्तगाली शब्द हैं, चाहे आपके चीनी शब्द हैं, तो बहुत सारे शब्द हैं, मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा विदेशज की जगह कौन सा? संकर शब्द। अब संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द। अब नाम से भी पता चल रहा है, संकर शब्द मतलब जोड़ से। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तो हो नहीं सकती क्योंकि दो ही भाषाएं जुड़ेंगी। ठीक है, तो कहता है कि जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से शब्द निर्माण होता है। कैसी भाषाएं? दो भिन्न भाषाएं। कैसी भाषाएं? दो भिन्न भाषाएं। ठीक है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से जब शब्द निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। अब जो संकर शब्द होता है बेटा, वो कौन से होते हैं संकर शब्द? संकर शब्द में आपके जब दो भिन्न भिन्न भाषाएं, जैसे अब थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द किया था रेल, और कौन सी भाषा का था? रेल हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द था, और उसमें हमने गाड़ी को जोड़ा तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। और गाड़ी कैसा शब्द है? गाड़ी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार अनेकों शब्द बहुत सारे होते हैं जिसमें आपका क्या रहता है? जिसमें आपका जो संकर शब्द होते हैं दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बने रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो भिन्न भाषाएं इसमें आती हैं तो क्या करोगे? तो आप उसको देखोगे और अच्छे से उसको लिखोगे। फिर आता है पूंजीपति, है ना। अब पूंजीपति कैसा शब्द है? ये वो शब्द हैं बेटा जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जो पूंजी शब्द है और पति शब्द है। पति हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, पूंजी हमारा भारी भाषा का शब्द है, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर के क्या बना? पूंजीपति। नेक्स्ट आता है वर्षगांठ। ठीक है, हिंदी और संस्कृत को मिलाकर के बना है वर्ष और गांठ। इस तरह से अनेकों शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपका संकर शब्द में दो भिन्न भाषाएं मिली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने किसके आधार पर किए? ये हमने किए बेटा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर अब देखते हैं कितने? 3 प्रकार के होते हैं। क्या? रचना के आधार पर शब्द। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन से? सबसे पहले जो होता है वो होता है बेटा आपका रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, और तीसरा होता है आपका योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। ठीक है,
तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, 3 प्रकार के आपके रचना के आधार पर होते हैं। देखते हैं अब कैसे। अब रूढ़ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विशेष, यानी कि स्वयं में ही रूढ़ हो जाना। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द स्वयं के अर्थ में ही रूढ़ हो जाते हैं और जब उनके खंड किए जाते हैं तो उनके खंड का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। जब हम इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं तो जो रूढ़ शब्द होते हैं उसका कोई भी अर्थ बेटा नहीं निकलता है। जो रूढ़ शब्द हैं उसमें क्या है, जैसे हमने एक शब्द लिया माला, ठीक है। अब माला कैसा शब्द है, उसका अपना ही एक विशेष अर्थ है। और जब हम इसके टुकड़े करते हैं, जब हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, ये व्यंजन हमें मिलते हैं और स्वर हमें मिलते हैं। इसका कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं रहता है। तो क्या कहते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं वो अपने ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और टुकड़े करने पर वो अर्थहीन होते हैं या उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और आपके एग्जाम में जो 100% पूछा जाता है वो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे। और कौन से, अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैडम इनको कैसे पहचाना जाए। इनको पहचानने के लिए जब भी आप इसको करते हो तो ध्यान रखो, जब भी कोई शब्द दिया जाए, अब आपको गाय ही दे दिया, माला के स्थान पर क्या दे दिया, गाय दे दिया। अब गाय क्या है, अपने ही अर्थ में रूढ़ होता। गाय तो पशु है, पशु तो पशु रहता है ना। तो गाय का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक तो नहीं है परंतु अर्थ भी नहीं है। अर्थपूर्ण कब है, जब ये पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि एक पशु की जाति का बोध करवा रहा है। परंतु यदि इसको हमने क्या किया, टुकड़ों में विभाजित किया तो इसका क्या नहीं निकलता, कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता है। तो गाय का क्या है, टुकड़ों में विभाजित करने पर कोई भी अर्थ नहीं है। केवल और केवल सिर्फ क्या है, हमारा जो स्वर और व्यंजन है वही यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जो रूढ़ शब्द हैं वो किस में हो जाते हैं, अपने ही अर्थ में रूढ़ रहते हैं। टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं देते हैं या खंड करने पर इनका अर्थ नहीं निकलता है। अब इसमें क्या कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी खाने की वस्तुएं हैं, कोई भी, चाहे आपकी रोटी है, ठीक है, दाल है, चावल है, साथ में ही क्या, गेहूं है, तो ये कैसे शब्द हैं, ये आपके रूढ़ शब्द हैं। गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, कोई भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है वो आपका क्या है, रूढ़ शब्द है। समझे ना। जब तक क्या, जब तक वो खंड करने पर अर्थहीन है तब तक वो क्या है, रूढ़ शब्द है। और लगभग जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, रूढ़ शब्दों में आते हैं। क्योंकि वो करते क्या हैं, वो हमें केवल और केवल कितना बताते हैं, अपने ही अर्थ का बोध करवाते हैं। जब उनके टुकड़े किए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, अर्थात उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। नेक्स्ट करते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, तो पहचान लोगे ना। जब एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, किसका, जब भी आपसे पूछा जाए क्या, कि जब आपके रूढ़ शब्द हैं और उसमें से जो कुछ भी दिया जाए उसको आप जल्दी से टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए, या फिर ये देखिए कि यदि टुकड़े करते हैं तो ये अर्थहीन होगा या अर्थ के साथ होगा। नेक्स्ट आता है आपका यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या पता चल रहा है, योग जमा इक शब्द से बना है ना। योग जमा इक प्रत्यय लगने से ये बना है। अब यौगिक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बने होते हैं वे कैसे शब्द कहलाते हैं, वे हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा हो सकता है, देखो जब मैं आपको समास करवाऊंगी तो और अच्छे से समझ जाओगे कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं। क्योंकि जो समास होते हैं या संधियां होती हैं
उसमें हमारे जो यौगिक शब्द हैं वही आते हैं, लगभग हमारे वही होते हैं। ठीक है, तो यौगिक शब्द में आप क्या ले सकते हो? विद्या जमा आलय, विद्यालय। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द निर्माण किया जाता है और टुकड़े करने पर दोनों ही अर्थपूर्ण होते हैं तो वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहचानने की ट्रिक, बहुव्रीहि समास को छोड़ करके सभी समास के जो उदाहरण होते हैं हमारे वो क्या हैं? यौगिक शब्द होंगे। सारी की सारी संधियां जब तक वो क्या नहीं, सारी की सारी संधि जब तक वो क्या नहीं है, जब तक वो आपकी बहुव्रीहि समास वाले शब्दों को लेकर के नहीं आती हैं तब तक वो क्या है आपकी, तब तक वो आपके यौगिक शब्द में आएंगी, चाहे आपका कोई भी है। अब देखोगे सूर्यास्त, अब मुझे आप ही बताओगे सूर्यास्त में क्या होता है? सूर्य और आस्त दो शब्दों का मेल होता है, सूर्य जमा आस्त, तो दो शब्दों का मेल हुआ ना। अब दो शब्दों का मेल है, सूर्य का भी अर्थ है और अस्त का भी अर्थ है, तो दोनों में ही क्या है? अर्थपूर्ण इकाई प्रयोग की गई है। और शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं, क्योंकि दो शब्द मिल करके एक शब्द बना है हमारा, इसलिए यहाँ क्या है? यौगिक शब्द है। इसके स्थान पर इसी प्रकार विद्यालय है, विद्या जमा आलय। अब दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बना है जो क्या है? विद्यालय। जब भी आपसे पूछा जाए, जब तक आपका बहुव्रीहि समास नहीं बनता है तब तक आपके शब्द क्या रहते हैं? यौगिक रहते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो शब्द का रूप होता है वो बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है इसी में आप ले सकते हो देवालय, क्योंकि ये शब्द कैसे हैं? या पाठशाला, ठीक है, ये शब्द कैसे हैं? या सूर्योदय, जो आपके क्या दो शब्दों से मिलकर के बने हैं और साधारण सा अर्थ देते हैं, टुकड़े होने पर भी अर्थपूर्ण इकाई में प्रयोग होते हैं, तो इसलिए क्या है? यौगिक शब्द हैं। सूर्योदय सूर्य जमा उदय, देवालय देव जमा आलय, दो दो शब्दों के योग से बने हैं। उसी प्रकार पाठ जमा शाला, तो दो दो शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए क्या है? ये सभी हमारे यौगिक शब्द हैं। दूसरा पहचान करने का तरीका, बहुव्रीहि समास को छोड़ करके सभी समास और साथ में संधि जो होती हैं हमारी, जब तक कोई विशेष अर्थ नहीं देती हैं तब तक हमारी यौगिक शब्द में प्रयोग होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट रचना के आधार पर आता है हमारा योगरूढ़ शब्द। ये कौन सा शब्द था? यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है और टुकड़े करने पर अर्थपूर्ण इकाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, अब देखो नाम से भी पता चल रहा है, जो योगरूढ़ है वो योग जमा रूढ़ है ना, दो शब्दों के योग से बना है ना। और योग का अर्थ होता है जोड़ और रूढ़ का अर्थ होता है विशेष, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये शब्द यौगिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, परंतु क्या? परंतु अपने ही अर्थ में विशिष्ट हो जाते हैं या अपने ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक यौगिक शब्दों से मिल करके बने हों और अपने ही अर्थ में क्या हो जाएं? रूढ़ हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखोगे बेटा, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर दो शब्दों का मेल अवश्य होगा, परंतु जो उनका अर्थ निकलेगा वो क्या होगा? वो विशिष्ट या रूढ़ होगा। देखते हैं कैसे। लगभग तो इसमें अब हमने एक शब्द लिया गजानन, ठीक है, गजानन। अब गज जमा आनन है ना, ये हमारा क्या हो गया? एक शब्द बन गया, गज जमा
आनन। अब गज क्या होता है? हाथी होता है। आनन क्या होता है? मुख होता है। वैसे तो यौगिक शब्द है, परंतु विशिष्ट अर्थ या इनका जो अर्थ वो रूढ़ कैसे होगा? क्योंकि गजानन किसका पर्यायवाची है? गणेश का। तो क्या जब अर्थ निकाला जाता है तो गज के जैसा आनन जिसका, कौन? गणेश। तो विशेष अर्थ में किस में प्रयोग किया जाएगा? गणेश के अर्थ में। तो लगभग जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है वो किस में आता है? योगरूढ़ शब्दों में आता है, क्योंकि वो दो शब्दों के मेल से बना होता है, परंतु उसका जो अर्थ होता है वो अपने ही अर्थ में क्या हो जाते हैं? ये रूढ़ हो जाते हैं। ध्यान रहेगा, तो आप इसको जरूर ध्यान रखो। नेक्स्ट देखते हैं नीलकंठ। अब नीलकंठ क्या है? नीला और कंठ, दो शब्द मिले हुए हैं, है ना? दो शब्दों से मिलकर के बना है, परंतु नीलकंठ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? महादेव के लिए प्रयोग किया जाता है ना? तो महादेव के लिए प्रयोग होता है, इसलिए क्या है? नीलकंठ में भी हमारा शब्द कैसा है? योगरूढ़ है। देखो बेटा, ध्यान देना है आपको किस चीज का, कि जब भी आपसे योगरूढ़ शब्द पूछे जाएं तो मिले तो इसमें भी आपके दो शब्दों का मेल ही गा, परंतु जो इनका अर्थ होगा वो विशिष्ट होगा। और विशिष्ट अर्थ का अर्थ है रूढ़ होना, यानी कि वही हमारी परिभाषा यहाँ पर सार्थक होती है कि दो शब्दों के मेल से बने होंगे परंतु अपने ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अपना ही अर्थ विशिष्ट रूप से ये प्रकट करते हैं। तो लगभग आपका सारा का सारा कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। जितने भी उसके उदाहरण होते हैं लगभग 99% वो किस में होते हैं? योगरूढ़ शब्दों में होते हैं। और यही इसकी ट्रिक भी होती है और यही इसकी पहचान भी होती है। उदाहरण का आप रट्टा मार के जा सकते हो, परंतु आपको ध्यान यही देना है, मतलब अगर थोड़े में कहा जाए, छोटा सा इसका अगर रूप बताया जाए, तो जितने भी पर्यायवाची होते हैं हमारे देवी देवताओं के पर्यायवाची, नदियों के पर्यायवाची और पर्वतों के पर्यायवाची शब्द, उन शब्दों को आप याद करें और याद करते हो तो वो आपके बहुव्रीहि समास का भी आपको पहचानने में सहायता देंगे और योगरूढ़ शब्द को पहचानने में भी आपकी सहायता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है रचना के आधार पर। आज के लिए जो शुद्ध शब्द मैंने बोला था आपको कि 5 से 10 शुद्ध शब्द मैं हर रोज आपको लिखवाऊंगी, ताकि जो विशेष या विशिष्ट बोलते हैं वो भी हमारा साथ साथ होता रहे। तो देखो बेटा, जो शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं वैसे तो उसकी पहचान करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं उनको अर्धाक्षर में लिखा जाता है या खड़ी पाई को हटा करके लिखा जाता है। ठीक है, जो स्वर रहित र होता है वो ऊपर आता है। तो इस तरह के कुछ नियम होते हैं, परंतु आप क्या करते हो, नियम भी मैं आपको करवाऊंगी, परंतु आप क्या करते हो, नियमों से भागते हो। इसलिए थोड़ा सा विशेष के रूप में हम 5 से 10 जो शुद्ध शब्द हैं वो प्रतिदिन करेंगे। तो सबसे पहला जो विशेष शब्द है वो है हमारा आशीर्वाद। ठीक है, जो बार बार पूछा गया है, कैसा शब्द है? आशीर्वाद। और यहाँ पर जब आपको दिया जाता है तो एक में आपका यहाँ पर र मिलता है। मैं गलत भी आपको लिख, ये क्या है हमारा सही शब्द है, गलत भी लिख करके मैं आपको बताऊंगी। ऐसे लिखा मिलेगा और आप इसी की तरफ भागते हो क्योंकि आपको लगता है कि यही आशीर्वाद है। लेकिन बेटा आप बोल के देखो, जहां पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? आशीर्वाद। श के बाद में र की ध्वनि आ रही है और यदि किसी भी वर्ण के बाद में कोई ध्वनि आती है और ऊपर जाना होता है तो उससे बाद वाले जो वर्ण होते हैं उस पर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? आशीर्वाद। तो पहला ही शब्द है हमारा आज का। दूसरा शब्द है हमारा उज्जवल, जो बहुत बार पूछा गया है।
उज्ज्वल। ठीक है, एक शब्द है बेटा दवाइयाँ, और ये शब्द आप कहीं भी जाएंगे, दवाइयाँ, और दवाइयों की कोई भी शॉप होती है वहाँ पर आपको लिखा मिलता है, और जब आप इसको देखते हो तो फिर कहाँ ये भी मिलेगा आपको एग्जाम में, और आप इसको गलत कर देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि दवाइयाँ लिखी कैसे जाती हैं। जब दवाइयाँ लिखना आता है तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? जिस बस से आप बैठ करके एग्जाम में पहुँचे हो, जितनी रास्ते में आपको दवाई की शॉप मिली हैं, और उनकी तरफ आपका ध्यान जाता है कि उन्होंने तो ऐसे नहीं लिखा हुआ था, परंतु फिर क्या होता है, फिर उन वाला लिखते हो, फिर गलत लिख करके आते हो। ठीक है, तो आशीर्वाद है, उज्ज्वल है, दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट आता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, प्रमाणिक नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखोगे। प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है आपका, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था परंतु वो नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो हो चुका है, गृहिणी। अब आप कहीं क्या लिखते हो कि गृहिणी तो होता ही नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये तत्सम शब्द है और शुद्ध रूप हमारा यही है। और नेक्स्ट होता है हमारा सौंदर्य। ठीक है, ये भी आपका ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखते हो तो आपको अपना दिमाग कम चलाना है। जो शुद्ध शुद्ध शब्द जो हैं, या तो नियम पढ़ के आप बैठिए, वो मैं आपको करवाऊंगी अंत में, परंतु पहले हम वो शब्द साथ साथ करते चलेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है बेटा बर्तन। अब देखो कितना साधारण सा शब्द है, परंतु यही आप गलत कर देते हो, बर्तन। ठीक है, आप कैसे लिखते हो वो आपको भी पता है, ऊपर र चढ़ा देते हो, है ना, जो आधा स्वर रहित र है उसको आप प्रयोग में ले आते हो, परंतु ये ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा, देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, कहोगे कि मैडम तो आज में ही सारा करवा देंगे, सिर्फ 5 से 10 शब्द हम रोज के लेकर के चलेंगे। तो अभी तो हमारे हुए भी नहीं हैं, है ना, अभी तो हमारे रहते हैं। तो सबसे पहले हमने आशीर्वाद को किया, फिर हमने उज्ज्वल को किया, फिर दवाइयाँ हैं, सौंदर्य है, प्रामाणिक है, गृहिणी है, बर्तन है। और आप ये साथ साथ नोट करते जाइए क्योंकि ये शब्द आपको अलग से कहीं नहीं लिखे मिलेंगे। ये हमने कहाँ से उठा रखा है, जहाँ से हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उल्लंघन। एक देखो बेटा ऐसे भी आता, 2 तरह से दिया जाता है, मैं आपको बताती भी हूं। उल्लंघन, ठीक है, एक में तो ल के ऊपर अंका बिंदु दे देंगे, एक में घ के ऊपर अंका बिंदु दे देंगे, और एक कैसे देंगे, एक आपको ऐसे भी दे देते हैं आजकल, उल्लंघन। ठीक है, परंतु शुद्ध ये भी है, इन दोनों में से एक मिलेगा आपको। कहीं सोचो कि मैडम ने तो ऐसे बताया था, ऐसे आ गया, परंतु शुद्ध शब्द हमारा दोनों ही शुद्ध हैं, गलत हमारा इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है प्रशंसा। प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। देखो साथ साथ यदि आप चलते गए तो आपका ये सारा का सारा जो है वो हो जाएगा, परंतु यदि साथ साथ इनको नहीं करते हो तो आपको दिक्कत आएगी बेटा। और एक लास्ट का जो शब्द है वो है हमारा नमस्कार। ये संधियों से भी शुद्ध शुद्ध का बहुत सारा ज्ञान होगा। आप कहोगे कि मैडम नमस्कार में भी कोई गलती करता है? नमस्कार में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और ये एक एक नंबर जो होता है वो आपको एग्जाम से पीछे रख देता है। तो आप इन सभी को लिखोगे, और लास्ट का कहने के बाद फिर लिख रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, परंतु कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में जो शब्द आ जाए वो उसी समय लिख देना चाहिए, बाद में वो छूट जाता है। तो बीमार शब्द भी ऐसा है जो अनेकों बार हमारे कहाँ एग्जाम में पूछा गया। तो ये शब्द कैसे हैं? ये सभी शब्द ऐसे हैं जो हमारे HSSC के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो बेटा इन शुद्ध शब्दों को भी देखोगे और शब्द के रूप को भी देखोगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स स्वयं तैयार कीजिए, ठीक है। मैं भी दूंगी, परंतु आपको अपने आप भी इनको लिखना है। धन्यवाद।